क्या कोई सिपाही, दरोगा, थानेदार, हवलदार, पेशकार, तहसीलदार किसी राजनीतिक पार्टी का पदाधिकारी बन सकता है बिना रिजाइन किए हुए, नौकरी में रहते हुए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसको वेतन भत्ता मिलता है जनता की सेवा करने के लिए, इसलिए किसी पार्टी का पदाधिकारी नहीं बन सकता। क्या कोई कप्तान, कलेक्टर, कमिश्नर, सेक्रेटरी किसी राजनीतिक पार्टी का पदाधिकारी बन सकता है अपनी नौकरी में रहते हुए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट है, उसको वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला मिलता है पब्लिक की सर्विस करने के लिए, इसलिए वो किसी राजनीतिक पार्टी का पदाधिकारी नहीं बन सकता। तो सांसद, विधायक जो कानूनन पब्लिक सर्वेंट हैं और इनफैक्ट वो सुपीरियर पब्लिक सर्वेंट हैं, जिन्होंने संविधान की शपथ लिया है कि निष्पक्ष होकर काम करेंगे, संविधान के अनुसार काम करेंगे, जातिवाद नहीं करेंगे, भाषावाद नहीं करेंगे, क्षेत्रवाद नहीं करेंगे, पंथवाद नहीं करेंगे, और संविधान की शपथ लिया हुआ है, तो फिर वो किसी राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी कैसे बन सकते हैं जब तक कि वो सांसद, विधायक, मंत्री हैं? इसके ऊपर देखिए चर्चा ही नहीं हो रही है। और ये सब इसलिए चल रहा है, 1950 वाला जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आज तक बदला ही नहीं गया। इस बात पे चर्चा तो होनी चाहिए ना कि जब कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का पदाधिकारी नहीं हो सकता है नौकरी में रहते हुए, तो व्यक्ति सांसद, विधायक, मंत्री रहते हुए वो पार्टी का काम कैसे कर सकता है? पार्टी का प्रचार कैसे कर सकता है? पार्टी के लिए काम कैसे कर सकता है? वो अगड़ा पिछड़ा सम्मेलन कैसे कर सकता है? कोई सांसद, विधायक, मंत्री जातियों के आधार पर सम्मेलन कैसे कर सकता है? भाषा के आधार पर सम्मेलन कैसे कर सकता है? क्षेत्र के आधार पर सम्मेलन कैसे कर सकता है? कोई भी सांसद, विधायक, मंत्री जाति का जहर कैसे घोल सकता है? उसने तो संविधान की शपथ लिया हुआ है कि बिल्कुल हम तो यहां पे लोकतंत्र स्थापित करेंगे, हम तो यहां पे एकदम संविधान के अनुसार कार्य करेंगे, हम जाति, भाषा, क्षेत्रवाद, पंथवाद सब खत्म करेंगे। तो फिर वो बढ़ा कैसे सकता है? क्या कोई अनपढ़, अनाड़ी, गंवार होमगार्ड बन सकता है क्या? नहीं। तो फिर अनपढ़, अनाड़ी, गंवार होम मिनिस्टर कैसे बन सकता है? कोई अनपढ़, अनाड़ी, गंवार कंपाउंडर बन सकता है क्या? नहीं। तो फिर वो व्यक्ति हेल्थ मिनिस्टर कैसे बन सकता है? क्या कोई अनपढ़, अनाड़ी, गंवार प्राइमरी स्कूल का टीचर बन सकता है? शिक्षा मित्र बन सकता है क्या? नहीं। तो फिर वो अनपढ़, अनाड़ी, गंवार शिक्षा मंत्री कैसे बन सकता है? क्या कोई अनपढ़, अनाड़ी, गंवार बैंक में क्लर्क बन सकता है क्या? नहीं। तो फिर वो वित्त मंत्री कैसे बन सकता है? आखिर हम इस घटिया 1950 वाले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को बदल के एक नई भारतीय चुनाव संहिता क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? हम मिनिमम क्वालिफिकेशन क्यों नहीं कर रहे हैं? जब चपरासी के लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, क्लर्क के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, होमगार्ड के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है, सिपाही के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है, तो फिर सांसद, विधायक, मंत्री बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्यों नहीं होनी चाहिए? पार्षद, प्रधान बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्यों नहीं होनी चाहिए? अल्टीमेटली सांसद, विधायक को इस संविधान को पढ़ना है। अगर अनपढ़, अनाड़ी, गंवार है, संविधान को पढ़ेंगे कैसे? समझेंगे कैसे? इसमें लिखा क्या है कैसे समझेंगे? और संविधान नहीं पढ़ना, संविधान की डिबेट भी पढ़नी है, वो तो और भी मोटी है। अनपढ़, अनाड़ी, गंवार सांसद, विधायक संविधान की डिबेट कैसे पढ़ेंगे? भारत में 6000 कानून चल रहे हैं, उन कानूनों को बदलाव करना है, घटिया कानूनों को बदलना है, बढ़िया कानून लागू करना है। अनपढ़, अनाड़ी, गंवार सांसद, विधायक, मंत्री घटिया कानून कैसे समझ पाएंगे कि घटिया ये अच्छा है? पूरी दुनिया के बेस्ट कानूनों को भारत में लागू करना है, चीन, जापान, सिंगापुर के जो बढ़िया बढ़िया कानून है। अनपढ़, अनाड़ी, गंवार सांसद, विधायक, मंत्री कैसे समझ पाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया में कौन सा कानून बढ़िया है, चीन में कौन सा कानून बढ़िया है, सिंगापुर में कौन सा कानून बढ़िया है? कैसे समझेंगे? फिर तो वो केवल बतौलेबाजी करेंगे, लच्छेदार भाषण देंगे, बस वो जाति का जहर घोलेंगे, भाषा का जहर घोलेंगे, अगड़ा पिछड़ा करेंगे, बाकी कानून तो नहीं करेंगे। और आप खुद जनता इस बात को समझे, आपको चाहिए क्या? आपको मोची बढ़िया चाहिए, वो जाति वाला हो चाहे ना हो? आपको धोबी बढ़िया चाहिए, कपड़ा धोने वाला, प्रेस करने वाला, वो आपका जाति का हो चाहे ना हो? आपको ड्राइवर भी बढ़िया चाहिए, आपका जाति वाला हो चाहे ना हो, गाड़ी बढ़िया चलाने वाला चाहिए? आपको डॉक्टर भी बढ़िया वाला चाहिए, वो जाति का हो चाहे ना हो, ऐसी दवाई दे दे एक ही बार में बीमारी ठीक हो जाए? आपको टीचर भी बढ़िया चाहिए, आपके बच्चों को एकदम पढ़ा के टॉपर कर दे, आपके बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बना दे, वो जाति वाला हो चाहे ना हो? तो आपको धोबी बढ़िया चाहिए, आपको नाई बढ़िया चाहिए, आपको मोची बढ़िया चाहिए, आपको डॉक्टर अच्छा चाहिए, आपको टीचर अच्छा चाहिए, घर में घर की साफ सफाई करने के लिए बढ़िया आपको आदमी चाहिए, घर में किचन में काम करने के लिए बढ़िया आदमी चाहिए, आपको कुक अच्छा चाहिए। लेकिन सांसद, विधायक, मंत्री जिसको देश बढ़िया बनाना है, वो कुछ भी चलेगा, वो जाति वाला हो, बाकी अनपढ़, अनाड़ी, गंवार हो, कुछ भी हो, चलेगा क्या? ये कब तक चलेगा? देश कैसे बदलेगा? ऐसे बदलेगा क्या? आखिर मिनिमम क्वालिफिकेशन हम क्यों नहीं सेट कर रहे? मैक्सिमम एज लिमिट क्यों नहीं कर रहे? अगर सांसद, विधायक, मंत्री 75 साल तक चुनाव लड़ सकते हैं, तो डॉक्टर भी 75 साल तक क्लिनिक में बैठ सकते हैं और दवाई दे सकते हैं। फिर तो टीचर और प्रोफेसर भी 75 साल तक स्कूल में कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। फिर तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज भी 75 साल तक न्याय दे सकते हैं।
तो सांसद, विधायक, मंत्री के लिए मैक्सिमम एज लिमिट क्यों नहीं, और डॉक्टर के लिए, टीचर के लिए, जज के लिए मैक्सिमम एज लिमिट क्यों भैया? एज लिमिट तो बराबर होनी चाहिए। आखिर एफआईआर होते ही कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं जा सकता, और यहां चार्जशीट फाइल होने के बाद भी सांसद, विधायक, मंत्री बन सकता है। किसी को 2 दिन की सजा हो जाए तो वो सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, और यहां 2 साल की सजा हो जाए तो भी केवल 6 साल का बैन लगेगा चुनाव लड़ने पे, पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने पे वो भी बैन नहीं लगेगा। आखिर इस घटिया कानून को हम क्यों लेके बैठे हुए हैं, जो 1950 में अंग्रेज बना के हमको देके गए थे? हम क्या इतने काबिल नहीं है? हमारे वैज्ञानिकों ने तो अग्नियान बना लिया, मंगलयान बना लिया, चंद्रयान बना लिया, हमारे वैज्ञानिकों ने अग्नि मिसाइल बना लिया, ब्रह्मोस बना लिया, और हम इस घटिया कानून को बदल के बढ़िया भारतीय चुनाव संहिता नहीं लागू कर पा रहे। आखिर हम यहां पे कैशलेस योजना पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर क्यों नहीं लागू कर रहे? अगर गोलगप्पे वाला भी 10 रुपए ले सकता है, आपका चाय वाला, पान वाला 10 रुपए ले सकता है, आपका ऑटो वाला 10 रुपए ले सकता है, माली 10 रुपए ले सकता है, माला फूल बेचने वाले भी ले सकते हैं, तो अगर उसको चंदा देना होगा पॉलिटिकल पार्टी को तो ऑनलाइन चंदा भी दे देगा। क्यों हम पॉलिटिकल पार्टियों को कैश में डोनेशन लेने और कैश में खर्च करने की परमिशन दे रहे हैं? सारा काला धन वहीं से सफेद किया जा रहा है ना। कितनी पॉलिटिकल पार्टियां पकड़ी जाती हैं, वो चुनाव नहीं लड़ती हैं, केवल चंदा लेती हैं, 20% कमीशन लेती हैं, उसको व्हाइट कर देती हैं, उनका काम ही यही है। तो हम पॉलिटिकल पार्टियों के लिए 100% कैशलेस सिस्टम क्यों नहीं लागू कर रहे हैं कि भैया तुम 1 रुपए कैश में ले नहीं सकते, 1 रुपए कैश में खर्च नहीं कर सकते। जिसको चंदा देना हो पॉलिटिकल पार्टी के वेबसाइट पे आओ और वहां जाके स्कैन कर दो, जैसे हम रेलवे का टिकट बुक करते हैं, स्कैन कर देते हैं, फट से यूपीआई पेमेंट चला जाता है। और जो लोग पॉलिटिकल पार्टी के आसपास ऑफिस आ सकते हैं वो वहां के यूपीआई अपना स्कैन कर देंगे। क्यों हमने कैश अलाउ किया हुआ है? कैश में खर्च करना क्यों अलाउ किया हुआ है, और कैश में लेना क्यों अलाउ किया हुआ है? अगर हम वास्तव में राजनीति का सफाईकरण करना चाहते हैं, देश को स्वच्छ बनाना चाहते हैं, सबसे पहले हमें लोकतंत्र को बढ़िया बनने के लिए सबसे पहले अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में लाना पड़ेगा। अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में लाने के लिए सबसे पहले करप्शन खत्म करना पड़ेगा। करप्शन खत्म करने के लिए सबसे बढ़िया कैश लेन देन को बंद कर दिया जाए। अगर हम कोई व्यक्ति जेल में बैठ के वोट नहीं दे सकता तो उसको हमने जेल में रहते हुए चुनाव लड़ने की परमिशन क्यों दिया हुआ है? कोई व्यक्ति 2 जगह से वोट नहीं दे सकता तो उसको हमने 2 जगह से चुनाव लड़ने की परमिशन क्यों दिया हुआ है? अरे भैया, एक देश में एक ही विधान चलेगा ना, सबके लिए समान कानून चलेगा ना। मतलब मैं 2 जगह से चुनाव तो नहीं लड़ सकता, 2 जगह से वोट तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं 2 जगह से चुनाव लड़ सकता हूं। अगर मैं जेल में हूं तो मैं वोट नहीं दे सकता, लेकिन मैं जेल में बैठे बैठे चुनाव लड़ सकता हूं। और वोट देने के लिए हमको जमानत नहीं मिलेगी, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए जमानत भी मिल जाएगी। इस देश में क्या मजाक चल रहा है? क्या सड़ा हुआ सिस्टम चल रहा है? ये बदलेगा कभी कि नहीं बदलेगा? हम देश को अगर विकसित भारत बनाना चाहते हैं, विश्वगुरु बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हमें इलेक्शन रिफॉर्म करना पड़ेगा। क्यों हम इसमें सिस्टम नहीं लागू कर रहे हैं कि जिस 50% जो वोट पाएगा वही जीता हुआ माना जाएगा? क्यों हमने सिस्टम कर दिया कि जो सबसे ज्यादा वोट पाए वो चाहे 20% वोट पाए, चाहे 25% वोट पाए, चाहे 30% वोट पाए, या अपने विरोधियों को खरीद के बैठ जाए तो जीत गया? मतलब 10% पाने वाला भी वोट फिर तो जीत जाएगा। क्यों हम नहीं सेट कर रहे हैं कि भैया 50% जो वोट पाएगा वही जीता हुआ माना जाएगा? क्यों हम ईवीएम के ऊपर पार्टियों का सिंबल लागू कर रहे हैं? अल्टीमेटली संसद में तो व्यक्ति जाएगा। संविधान की शपथ पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं लेती, संविधान की शपथ तो व्यक्ति लेता है। तो हम उस ईवीएम के ऊपर उस व्यक्ति की फोटो क्यों नहीं लगा रहे? हम उस व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति की फोटो, उसकी क्वालिफिकेशन क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि वोट लोग पार्टी को देख के क्यों वोट करें? लोगों को देख के वोट करेंगे। लोगों को देख के वोट करेंगे तो अच्छे लोग, सारी पॉलिटिकल पार्टियां अच्छे लोगों के पीछे पीछे दौड़ेंगी। अभी तो अच्छे लोग पॉलिटिकल पार्टियों के पीछे दौड़ रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल होता है। जिस दिन लोगों की फोटो ईवीएम पे आ जाएगी, फिर पॉलिटिकल पार्टियां अच्छे लोगों के पीछे दौड़ेंगी, जो पॉपुलर है उनके पीछे दौड़ेंगी। अभी उल्टा खेल चल रहा है। और अल्टीमेटली हमें अच्छे लोग चाहिए, तो अच्छे लोगों की फोटो होनी चाहिए ईवीएम के ऊपर। पार्टी क्यों होनी चाहिए? आखिर संसद का केवल 3 ही सत्र क्यों? हमारे इतने घटिया कानून चल रहे हैं, सब कुछ सड़ी हुई व्यवस्था चल रही है, हमें इतने रिफॉर्म करना है, हमें एक संप्रभु भारत बनाना है, एक सुरक्षित भारत बनाना है। तो हम हर 2-2 महीने पे क्यों नहीं संसद का सत्र बुला रहे हैं कि भाई पिछले 2 महीने में जितनी देश भर में घटनाएं हुई हैं उनका रूट काज क्या है, उनका परमानेंट सोल्यूशन क्या है, इस पर हम संसद में डिस्कस करेंगे। क्यों अंग्रेजों के समय 3 सत्र होता था, अंग्रेजों के देश आजाद होने के बाद, वो जरूरी कभी 3 ही सत्र होता रहे? बाकी हर फील्ड में हम एडवांस हो गए,
हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। संसद की प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं बढ़ रही? हम संसद में अटेंडेंस के लिए मिनिमम 75% क्यों नहीं कर रहे? मतलब लॉ की पढ़ाई करने के लिए जो 75% अटेंडेंस होगी वही एग्जाम में बैठ पाएगा। मेडिकल में जो डॉक्टर है वो बेचारा एमबीबीएस करते समय जब 75% अटेंडेंस होगी तभी जाके उसको फाइनल एग्जाम में बैठने देंगे। और संसद में आपकी अटेंडेंस 5% हो तो भी आप सांसद बने रहेंगे। क्यों? मिनिमम अटेंडेंस क्यों नहीं होना चाहिए भाई? 75% अटेंडेंस सबके लिए जरूरी है। और सबकी रोज रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं होनी चाहिए कि भैया हर संसद साल में 6 संसद का सत्र होगा, साल में 6 विधानसभा का सत्र होगा, और हर संसद के सत्र में, हर विधानसभा के सत्र में हर सांसद विधायक को कम से कम एक 0 आवर में सवाल उठाना पड़ेगा, एक क्वेश्चन आवर में सवाल उठाना पड़ेगा, एक कम से कम कोई सुझाव देना पड़ेगा, एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश करना पड़ेगा। इलेक्शन रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के ऊपर सबको अपनी ओपिनियन देनी पड़ेगी। ये देश तो तभी आगे होगा ना जब संसद में अच्छे अच्छे कानून होंगे, विधानसभा में अच्छे अच्छे कानून होंगे। और अच्छे कानून तो तब होंगे जब बार बार संसद बुलाई जाएगी। नहीं तो संसद बुलाई जा रही है साल भर में केवल 3 बार, हम उसको 6 बार क्यों नहीं कर सकते? हर अल्टरनेट मंथ पे जनवरी में संसद बुला लिया, मार्च में फिर बुला लें, अप्रैल नहीं बुलाया मई में फिर बुला लें, जून नहीं बुलाया जुलाई में फिर बुला लें। हम कहते हैं 1-2 हफ्ते के लिए सही, 1 हफ्ते के लिए सही, लेकिन अगर हम संसद को बुला रहे हैं, बढ़िया 12 घंटे संसद चलाएं और जो नियम कानून जो 2 महीने में घटनाएं हुई हैं उनका रूट का एनालिसिस करके कानून बना दें। मेरा मानना है इलेक्शन रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है। जब तक इलेक्शन रिफॉर्म नहीं होगा ये देश नहीं सुधरेगा। और इसीलिए अब आम जनता को आवाज़ उठाना पड़ेगा। अब जेन जी को बोलना पड़ेगा कि ये घटिया 1950 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट नहीं चलेगा। अब इस देश में चुनाव सुधार की ज़रूरत है, इलेक्शन रिफॉर्म की ज़रूरत है।